हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आ गए हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट 2 लेके। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन क्या होते हैं, उसके पार्ट्स कितने होते हैं, टाइप्स कम्युनिकेशन ऑफ टाइप्स कितने हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक में आपका। जैसे कि ओवरव्यू में क्या है आपका, हम इसमें प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, साथ में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिवनेस ओरल कम्युनिकेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव एंड कम्युनिकेशन एंड 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब देखिए हम इसमें इफेक्टिवनेस और अफेक्टिंग दोनों चीजें कवर करेंगे। इफेक्टिव यानी कि वो कितना अच्छा हो सकता है, अफेक्ट उससे क्या अभाव पड़ेगा, मतलब किस क्या क्या चीजें उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों होती है? अच्छा देखिए, आप खुद से समझिए कि अगर आपकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा है तो आप अपने आप को कहीं भी किसी के सामने भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ उसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका, communication skills are important for effectively conveying the content to an audience, right? मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपकी communication skills better है तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी के भी सामने। तो क्या है इसमें फर्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिवली कन्वेइंग द कंटेंट टू एन ऑडियंस। अपने कंटेंट को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकती है ऑडियंस को। हु इज द ऑडियंस? ऑडियंस दैट मीन रिसीवर्स, जो आपकी बात को सुन रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। Next is effective communication help in resolving various problems and misunderstanding in a group of an organization. Effective communication क्या करती है? हेल्प करती है रिजॉल्व करने में। क्या रिजॉल्व करने में? किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट वन इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में हेल्प इन कार्विंग द पाथ ऑफ योर प्रोफेशनल कैरियर। कार्विंग द पाथ मीन्स कि आपके लिए एक रास्ता प्रिपेयर करती है प्रोफेशनल कैरियर के लिए, अगर आप गुड कम्युनिकेटर हैं एक। ओके, अब गुड कम्युनिकेटर क्यों को बोला है? अब आप ये मत देख लेना कि अगर आप बहुत अच्छे स्पीकिंग है आपका इंग्लिश में तो ही आप एक अच्छे प्रोफेशनल करियर को डेवलप कर सकते हैं, नहीं। आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। जो आपको लैंग्वेज प्रिफर्ड है, जिस लैंग्वेज में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आपके रिसीवर को समझ आए, जो भी आपके रिसिपिएंट है उनको समझ आए कि आपने क्या एक्सप्लेन किया है और कॉन्फिडेंट है आप, तो आप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास है। क्लियर है? Next, to be able to communicate successfully, increase your self-esteem and enables you to respond and express well in any situation. क्या है कि अगर आप गुड कम्युनिकेटर हैं तो सक्सेसफुली इंक्रीज होती है आपकी सेल्फ स्टीम। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ स्टीम? क्या होता है भाई सेल्फ स्टीम? क्या होता है सेल्फ स्टीम? एंड एज यू नो, सेल्फ स्टीम इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। क्या है कि अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा और आप अपनी चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे और साथ में किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जस्ट लाइक द एबिलिटी टू लिसन टू अदर इन नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, आप एक अच्छे सेंडर के साथ साथ एक अच्छे रिसीवर भी होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज एक कम्युनिकेशन साइकिल होता है, हमें आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि एक सेंडर एक रिसीवर भी होता है और एक रिसीवर एक सेंडर भी होता है। क्यों? क्योंकि जब सेंडर मैसेज सेंड कर रहा होता है अपने रिसीवर को, तो जब रिसीवर फीडबैक देता है सेंडर को, दैट टाइम वो रिसीवर ना सेंडर होता है। तो ऐसे ही ये बोल रहे हैं कि एक एबिलिटी होनी चाहिए आपकी कि आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ गुड लिसनर भी हो। ठीक है, इट हेल्प्स टू बिल्ड रिलेशनशिप एंड नेटवर्क विद अदर। साथ में क्या करता है ये हेल्प करता है आपकी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए नेटवर्क्स में और अदर लोगों के साथ, वो चाहे कैसे भी हो, प्रोफेशनली हो, अनप्रोफेशनली हो, और आपकी किसी भी तरीके की नेटवर्किंग। आपने देखा होगा मार्केट्स में जो लोग एक दूसरे को कन्विंस कर लेते हैं, कैसे शेयर मार्केट्स में, बहुत सारी जगह। ठीक है, जो आपकी मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग के जो पीपल हायर करते हैं वो एक दूसरे को कैसे कन्विंस कर लेते हैं ना, जाके घर पे कस्टमर्स को अपनी बातों में बता देते हैं कि कैसे कैसे आपको चीजें करनी है। ठीक है, टीचर आपको एक्सप्लेन करता है। तो क्या है, कम्युनिकेटिंग है जो आप नेटवर्क, आप अपनी चीजों को एक्सप्लेन करने में अगर आपने माहिर हासिल की हुई है, महारत में, तो क्या है आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। आपको अपनी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए।
Next, while speaking effectively, both verbal and non-verbal communication are crucial in getting the information transmitted to receiver. क्या है कि अगर आप इफेक्टिवली बोथ कौन सी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको प्रॉपरली आती है तो क्या है वो एक महत्वपूर्ण क्या करती है, रोल प्ले करती है, एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के काम आती है। बिकॉज आपको जो मैसेज ट्रांसफर करना है वो अपने रिसिपिएंट की नीड के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करना है। जस्ट लाइक कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो मुझे उस बच्चे के अकॉर्डिंग अपना मैसेज ट्रांसफर करना है। कैसे कि वो इस टाइम पे किस किस लैंग्वेज में किस कॉन्सेप्ट को समझ सकता है और किस तरीके से समझ सकता है। सेम टॉपिक हम अलग अलग स्टैंडर्ड के बच्चे को अगर समझाएंगे तो हमें किस तरीके से वो कंटेंट डिलीवर करना है। क्लियर है? इट इज सेव टाइम एंड रिड्यूस स्ट्रेस। ये टाइम सेव करता है और स्ट्रेस रिड्यूस करता है। इट्स हेल्प रिसिपिएंट्स टेक बेटर डिसीजन। ये रिसिपिएंट को एक बेटर डिसीजन लेने के लायक बनाता है। कैसे? जैसे आप कभी भी कोई मूवी देखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसको रेटिंग देते हैं कि अच्छी है, नहीं है, मॉडरेट है। ठीक है, तो ऐसे ही रिसीवर्स होते हैं जो सेंडर अपने मैसेज को एक्सप्लेन करते हैं तो रिसीवर उसके अकॉर्डिंग, उस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग, उस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, उसने कैसे डिलीवर किया है मैसेज, उसके अकॉर्डिंग एक डिसीजन को, बेटर डिसीजन लेने के लिए सक्षम होते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ साइकिल। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन साइकिल होती है, तो देखिए ये है टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। यहाँ कम्युनिकेशन साइकिल की बात हुई है। देखो अभी तक हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कितने टाइप से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी टाइप से कम्युनिकेट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है उसके लिए, कम्युनिकेशन साइकिल के लिए। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या होता है? जो हमारा मैसेज होगा, जो हम रिसीवर को सेंड करेंगे। एक सेंडर होता है, सेंडर जस्ट लाइक मी, अभी मैं सेंडर हूँ। ठीक है, जब आप वीडियो देखेंगे आप रिसीवर होंगे और उसके बाद जो आप फीडबैक देंगे आप अपने कमेंट्स के साथ, वो क्या होगा? मेरा फीडबैक होगा। ठीक है, मैं जो भी मैसेज ट्रांसफर करूंगी वो मैसेज जिस चैनल के थ्रू करूंगी, जस्ट लाइक यूट्यूब के थ्रू या ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, मैं अपना मैसेज ट्रांसफर करूंगी। रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करेगा। रिसीवर यानी कि आप लोग। रिसीवर कौन है? आप लोग। और आप फिर फीडबैक देंगे। नेक्स्ट है नॉइस। तो देखिए एक सेंडर है हमारे पास, सेंडर ने कोई कंटेक्स्ट, कोई मैसेज सेंडर के पास है जो वो रिसीवर को भेजना चाहता है, तो उसने एक मैसेज को इनकोड किया, यानी कि अपनी लैंग्वेज में उसने भेज दिया। मैसेज जा रहा है यहाँ से, ये वो चीज है चैनल। किस चैनल के थ्रू जा रहा है मैसेज? किस चैनल के थ्रू जा रहा है? चैनल वो कोई भी हो सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, आप फेस टू फेस मैसेज कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है चैनल। चैनल मतलब कि मीडियम। अगर आपको बोला जाए चैनल क्या है, यहाँ पे मीडियम है। फिर रिसीवर के पास मैसेज पहुंचता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है। डिकोड मतलब अपनी लैंग्वेज में उसको मीनिंग, जो मैसेज उसने भेजा है रिसीवर उसको डिकोड करता है। डिकोड मीनिंग की वो उसको समझने की कोशिश करता है, मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करता है कि सेंडर ने मैसेज क्या भेजा है। ठीक है, फिर जब वो मैसेज को मीनिंगफुल बना लेता है, देन उसके बाद आपको ये फीडबैक प्रोसेस दिख रहा है, वो फीडबैक देता है किसको? सेंडर को। फीडबैक से हमें पता चलता है कि रिसीवर को क्या समझ आया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई सेंटेंस बोल देते हैं, कोई बात बोल देते हैं, आपको समझ नहीं आती है क्लास में, या कभी भी पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है तो आप दोबारा पूछने की कोशिश करते हैं, तो वो फीडबैक होता है कि शायद आपको वो बात समझ नहीं आई है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए सेंडर ने पूछा हाउ आर यू, तो सेंडर क्या पूछ रहा है? हाउ आर यू, कि आप कैसे हो। तो ये मैसेज चला गया, रिसीवर ने डिकोड किया ऐसे मैसेज को, उसने पूछा, उसे समझ आया कि ये सेंडर पूछ रहा है कि आप कैसे हो, तो उसने फीडबैक में लिख दिया आई एम गुड, या आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, कुछ भी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? सेंडर को समझ आया कि रिसीवर को जो मैसेज भेजा गया था उससे उसको समझ आया, सेंडर को, कि उसको उस मैसेज का प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है आप कुछ भेजते हैं नहीं समझ आता तो आप क्वेश्चन मार्क इस तरीके से हम नील्स या तो आप इमोजीज बना के भेज देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड इज, नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा कम्युनिकेशन साइकिल्स के एलिमेंट्स। कि इस कम्युनिकेशन साइकिल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या काम करता है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट होता है सेंडर। तो देखिए क्या लिखा है? द पर्सन हु ऑर्गेनाइज द मैसेज टेक्स्ट हेयर। सेंडर कौन है? सेंडर वो पर्सन है जो ऑर्गेनाइज करता है मैसेज को, यानी कि ये स्टेप फर्स्ट है। यहाँ
से कम्युनिकेशन साइकिल स्टार्ट होती है। एक सेंडर होता है, जो सेंडर क्या करता है, मैसेज को सोचता है कि हमें ट्रांसफर करना है। फिर सेकंड स्टेप है इनकोड करता है, प्रोसेस ऑफ टर्निंग थॉट्स एंड फीलिंग्स टू कम्युनिकेशन। अब उसने सोचा, अब उन थॉट्स और फीलिंग को वो कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करता है। फिर थर्ड स्टेप है मैसेज बन गया है, कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि अब उसने जो भी सोचा था, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था हाउ आर यू, तो जब सेंडर ने सोचा उसके बाद इसको किसमें कन्वर्ट किया, टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, इनकोड किया, तो उससे एक हमारा मैसेज बन गया। अब मैसेज बनने के बाद वो किसके पास जा रहा है, रिसीवर के पास। रिसीवर कौन है, पर्सन हु गेट द मैसेज। कौन है रिसीवर, वो पर्सन जो मैसेज को ले रहा है। कौन है, जिसको मैसेज मिल रहा है। तो जब इसको मैसेज मिला हाउ आर यू का, तो इसने क्या किया, रिसीवर ने उसको डिकोड किया। डिकोड यानी कि प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग कम्युनिकेशन एंड मेकिंग इट मीनिंगफुल। क्या किया, उसको इवेल्युएट किया कि क्या लिखा है ये, और उसका एक मीनिंगफुल मीनिंग बनाया। ठीक है, तो उसको समझ आया यहाँ लिखा है आप कैसे हैं। तो फिर उसने हमें क्या दिया, फीडबैक, द रिटन मैसेज। तो रिटन मैसेज क्या गया इसके पास, सेंडर के पास क्या गया होगा स्टूडेंट, सेंडर के पास मैसेज आई एम फाइन, आई एम गुड, है ना, आई एम फाइन या आई एम गुड, आई एम नॉट वेल तो नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि सब अच्छे रहने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एन ओरल कम्युनिकेशन। किसी भी ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए। चलिए, तो फर्स्ट फैक्टर हम पढ़ते हैं, फर्स्ट फैक्टर इज वॉल्यूम एंड टोन। तो क्या है इसका, द वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर शुड बी क्लियरली ऑडिबल एंड नॉट टू लाउड और नॉट टू सॉफ्ट। अगर आप ओरल कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वॉल्यूम और टोन मस्ट है। अब क्या मस्ट है उसमें कि स्पीकर जो है, यानी कि जो सेंडर है, वो अपने मैसेज को जब बोल रहा है तो वो क्लियरली होना चाहिए। सेकंड चीज, ना तो ज्यादा वो चिल्ला के बात करे, ना तो वो लाउड हो, और ना ही ज्यादा सॉफ्ट हो, यानी कि ना ही उसकी आवाज थोड़ी स्लो हो। ऐसा हो कि रिसिपिएंट को आपके मैसेज समझ आए, रिसिपिएंट को ऐसा ना लगे कि आप चिल्ला रहे हैं, रिसिपिएंट को ऐसा ना लगे कि आप बोल नहीं पा रहे, आप हेजिटेट हो रहे हैं, आप नर्वस हैं, कि आपकी वॉइस ही नहीं निकल रही। ठीक है, तो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर शुड बी क्लियर ऑडिबल एंड नॉट टू लाउड एंड नॉट टू सॉफ्ट। सेकंड देखते हैं, लिसनिंग एबिलिटी ऑफ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट के पास लिसनिंग एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप 1 घंटे का मैसेज, कोई 1 घंटे का लेक्चर डिलीवर कर रहा है, देन ये श्योर करना है आपको कि वो 1 घंटे का डिलीवर जो मैसेज हो रहा है वो आपको सुनना है। बिकॉज आप गुड कम्युनिकेटर तभी बन सकते हैं जब आप एक अच्छे लिसनर हैं। क्लियर है, जब आप अच्छे से सुनेंगे तभी आपको चीजें समझ आएंगी और फिर आप उनको अपने पॉइंट्स में कन्वे कर पाएंगे। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द लिसनर आर नॉट अटेंटिव, द एंटायर पर्पज ऑफ कन्वेइंग द करेक्ट मैसेज इज डिफेक्टेड। क्या है कि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कम्युनिकेशन में जो लिसनर है वो क्या हो, एक जो मैसेज को ट्रांसफर करे, मतलब गुड लिसनर हो। अगर हम देखा जाए कि लिसनिंग एबिलिटी होनी चाहिए रिसिपिएंट के अंदर, जो कि अब आजकल नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स को क्लास में टीचर कुछ एक्सप्लेन करता है तो पीछे अलग सी बातें चल रही हैं, नॉइस क्रिएट कर रहे हैं, गुड लिसनर नहीं है। वाई, गुड लिसनर बनेंगे आपको तो आप रट्टाफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप जब एक बार ही क्लास में टॉपिक समझ लेंगे तो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी उसके बाद, क्योंकि वो टॉपिक यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आ जाएगा तो रटने की जरूरत ही नहीं है, रट्टाफिकेशन आपको करने की जरूरत ही नहीं है। तो गुड लिसनर आपके लिए जरूरत है। एज अ स्टूडेंट तो आपको गुड लिसनर होना चाहिए, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, सबको गुड लिसनर होना चाहिए, क्योंकि हमसे भी जो ऊपर है शायद वो हमसे ज्यादा जानते हैं। ऐसा भी हो सकता है एज अ स्टूडेंट आप हमसे अच्छा जानते हो, हमसे ज्यादा जानते हो, तो हमें कभी कभी आपसे भी कुछ अच्छा सीखने के लिए मिल सकता है। तो इसलिए गुड लिसनर सबको होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, स्पीड, द पेस ऑफ स्पीच में वेरी थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन। स्पीड क्या है, स्पीड आपकी ना तो ज्यादा स्लो हो और ना ही ज्यादा स्पीड में हो। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट के टॉपिक को आप 1 घंटे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, 1 घंटे के टॉपिक को आपने 10 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया, स्टूडेंट्स को कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो जब आप अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं तो आपको स्पीड का भी एक अंदाजा होना चाहिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए कि ये मेरा इतनी मिनट का टॉपिक है और मुझे इतने टाइम में कवर करना है।
नेक्स्ट है कंटेंट एंड स्टाइल। कंटेंट एंड स्टाइल, द स्पीकर मस्ट बी क्लियर अबाउट द कंटेंट, स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन ऑफ देयर आइडियाज। जो स्पीकर है यानी कि सेंडर है, उसको क्लियर होना चाहिए किस चीज के लिए, आपका कि उसका कंटेंट क्या है और साथ में वो अपने आइडियाज को प्रेजेंट कैसे करेगा। जस्ट लाइक आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए, लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, आपको उसका आइडिया नहीं है कि उसमें क्या हुआ है। ठीक है, अगर आप कोई भी टॉपिक चूज करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो सबसे पहले आप उसको रीड आउट करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, मेमोराइज करते हैं। तो कंटेंट एंड स्टाइल में क्या है कि आप स्पीकर है जो भी अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ अपनी चीजों को, तो मुझे अपना कंटेंट स्टाइल, प्रेजेंटेशन का आइडिया होना चाहिए मुझे कि मैं अपने पॉइंट्स को कैसे प्रेजेंट करूंगी कि जो स्टूडेंट्स को बहुत इजी वे में समझ आ जाए। नेक्स्ट इज नॉलेज अबाउट द टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो भी टॉपिक आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट नॉलेज आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते। वाई? क्योंकि अगर आपको टॉपिक की नॉलेज नहीं है और आप रट्टाफिकेशन करके चले गए, तो रट्टाफिकेशन आप 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट इतना ही कंटिन्यूस कर सकते हैं। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है तो आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उनको लाइव एग्जांपल्स से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टॉपिक पता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, देखो यहाँ पे कुछ बच्चे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप जैसे ये बच्चे छोटे छोटे। चलिए नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए वो तो इफेक्टिव था कि कैसे आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। अब ये कह रहा है कि अफेक्ट क्या क्या करता है, कौन कौन से पर्सपेक्टिव है जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला पर्सपेक्टिव है लैंग्वेज। अब आप कहेंगे लैंग्वेज तो अच्छा होता है, नहीं, उसमें भी अब देखो चीजें हैं क्या, जैसे फर्स्ट है इन केस यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स, अनफैमिलियर लैंग्वेज एंड लैक ऑफ डिटेल, लैंग्वेज कैन एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेट व्हाट वन विश टू कन्वे। देखो मैंने आपको बताया था आपको टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, तो देखो इन्होंने भी क्या बोला, इन्होंने बोला कि इन केस आप इनकरेक्ट वर्ड्स को यूज कर रहे हो, अनफैमिलियर लैंग्वेज यूज कर रहे हो। अनफैमिलियर लैंग्वेज यानी कि देखिए जब भी आप कभी कोई चीज कहीं बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स के सामने आप अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, फ्रेंड्स के सामने अलग, टीचर्स के सामने अलग। तो आपको इस लैंग्वेज को यूज करना है जो आपको रिसिपिएंट्स के सामने बोलने चाहिए। साथ में लैक ऑफ डिटेल्स, यानी कि आपको अपने टॉपिक के डिटेल्स नहीं है, आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, एक बैरियर हो सकता है, एक रुकावट हो सकती है कम्युनिकेशन में। ठीक है, कि आप जो मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं उस मैसेज को आप कन्वे नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, लैंग्वेज कैन एक्ट एज अ बैरियर व्हेन इंडियन हु ओनली नोज हिंदी एंड चाइनीज हु हैज नॉलेज ऑफ द मैंडेरियन ओनली वांट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। देखो इन्होंने सिंपल से एग्जाम्पल लिया है कि एक इंडियन है जिसको सिर्फ हिंदी आती है, एक चाइनीज है जिसको सिर्फ मैंडेरियन लैंग्वेज आती है, और उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो वो तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। चाइनीज को हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है और हिंदी जो इंडियन है उनको चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो लैंग्वेज भी कभी कभी बैरियर बन जाता है। नेक्स्ट है विजुअल परसेप्शन। अब देखिए विजुअल परसेप्शन क्या होता है, फर्स्टली विजुअली समझ आ रहा है, जो देख के हम चीजों को, परसेप्चुअल हम दूसरों के बारे में राय बना लेते हैं। तो ठीक है, चलिए विजुअल परसेप्शन इन द ब्रेन एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आवर आईज। फॉर एग्जांपल कंप्लीटिंग पार्शियली ड्रॉन पिक्चर्स विद विजुअल परसेप्शन वेयरएज दे मे बी समथिंग एल्स। विजुअल परसेप्शंस क्या है, देखिए उन्होंने बोला है ये ब्रेन एबिलिटी है जो हम सेंस के थ्रू, मतलब जो हमारे मेकिंग सेंस है ना उसके थ्रू हम करते हैं। वी सी थ्रू अवर आईज, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। ठीक है, इन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर आपको कोई चीज बनाने के लिए दे दी जाए, कोई स्लाइड, देखिए सबका विजुअल परसेप्शन अलग है। आपको कोई प्रेजेंटेशन दिखाई जा रही है या कोई टॉपिक बताया जा रहा है, तो आप उस टॉपिक को सब अपने अपने नजरिए से देखते हैं। तो विजुअल परसेप्शन भी कभी कभी एक बैरियर बन सकता है। कैसे, मान लीजिए किसी की लड़ाई हो रही है, आप थोड़ा सा लेट पहुंचे, आपको दूसरा पक्ष सही लगा, कोई वहां पहले से था उसको सारी बातें पता है, तो आपस में क्या है, आप लोगों के विजुअल परसेप्शन अलग है। जो आप देखते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने विजुअल परसेप्शन बनाते हैं। जस्ट लाइक अगर आपसे ले लिया जाए, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं विजुअल परसेप्शन का। एक एप्पल है, यहाँ पे मैं इस साइड से इसको देख रही हूँ, ये बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरा बिल्कुल। ठीक है, इसकी दूसरी साइड, अदर साइड, वो ब्लैक हुई भी है, आप उस साइड खड़े हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एप्पल कैसा है, तो आप बताएंगे कि वो खराब है।
क्योंकि आप उस साइड से देख रहे हैं। और अगर मेरी साइड से मुझसे पूछा जाए कि वो सेब कैसा है, तो मैं बताऊंगी कि सेब जो है, वो एप्पल जो है वो फ्रेश है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। विजुअल परसेप्शन भी फर्क करता है। वो किससे फर्क करता है? जो देखने का नजरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंस। देखिए पास्ट एक्सपीरियंस भी बहुत फर्क करता है। अब आप बोलोगे पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे आपको किसी चीज से एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो गलती आप दोबारा नहीं दोहराते। ठीक है, तो वो भी कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। जैसे देखो इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, लेटिंग अवर अर्लियर एक्सपीरियंस स्टॉप अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेटिंग क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल, दिस शॉपकीपर चीटेड मी लास्ट टाइम, लेट मी बी केयरफुल, और आई स्कोर लो मार्क्स इन माई मैथ एग्जाम, सो आई एम स्केर्ड टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन इन क्लास। इन्होंने दो एग्जाम्पल ले लिए। क्या पास्ट एक्सपीरियंस पे एक एग्जाम्पल इन्होंने ले लिया कि एक शॉपकीपर ने चीट किया था लास्ट टाइम, तो अब वो केयरफुल रहेंगे उस शॉप से सामान खरीदते हुए। सेकेंड उन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि उन्होंने मार्क्स जो है मैथ्स में एग्जाम में कम स्कोर किए थे, तो अब क्या है उनका ये परसेप्शन बन गया। देखो मैंने बोला था विजुअल परसेप्शन भी डिपेंड करता है, और पास्ट एक्सपीरियंस भी। पास्ट एक्सपीरियंस में क्या, उन्होंने मैथ्स में कम मार्क्स स्कोर किए थे, तो उनको ये लग रहा है कि अब वो क्लास में क्वेश्चन पुट अप करेंगे, ये एक्सप्लेनेशन पूछेंगे क्लास में क्वेश्चन आंसर के टाइम, तो उनको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, या फिर क्या होगा, उनके पास एक्सपीरियंस ऐसे है कि उसमें मैथ्स में उनको स्कोर अच्छा नहीं है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैम उनको सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कराएगी या मैम उनको नहीं बताएगी। नेक्स्ट है प्रेजुडिस। Fixed ideas such as thinking no one in my class like me may stop student from communicating openly in the class. देखो प्रेजुडिस क्या होता है, जो पहले से ही फिक्स कर ली जाए थी कि हम अच्छे हैं तो अच्छे हैं, चाहे दूसरा कोई भी कुछ भी कहे। हम 90 प्लस ला सकते हैं 9th 10th में, तो ला सकते हैं, चाहे कोई भी कितना जोर लगा ले, है ना। तो देखो उन्होंने क्या है कि फिक्स आइडियाज होते हैं। जैसे कि कोई सोच रहा है नो वन इन माई क्लास लाइक मी, कि मेरी तरह क्लास में कोई नहीं है। अब वो अच्छे पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में, पर हमें तो पॉजिटिव वे में लेना है कि हमसे अच्छा कोई नहीं है। ठीक है, तो क्या है, इन्होंने माइंडसेट कर लिया है। नेक्स्ट है फीलिंग्स। Our feelings and emotions such as lack of interest and or not trusting that other person affect communication. For example, I am not feeling well, therefore I don't want to talk. चलिए हम पहले दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ज्यादा ही हो गया कुछ, है ना। चलिए आप देखो फीलिंग्स में क्या है, देखो फीलिंग्स भी मैटर करती है कम्युनिकेशन में। ठीक है, और वो भी अफेक्ट डालती है। जस्ट लाइक इन्होंने एग्जाम्पल भी ये लिया है कि अगर आपकी तबियत खराब है तो आपका बात करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, आप वेल नहीं है, ठीक है, जैसे कि क्लास में कभी आपको सर दर्द हो जाता है तो आप बोलते हैं ना कि नहीं हम पढ़ नहीं सकते, या कभी आपकी तबियत खराब है तो आप घर पे भी रेस्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, फीलिंग एंड इमोशन सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट। फीलिंग और इमोशन भी लैक ऑफ इंटरेस्ट का कारण बनते हैं। ठीक है, और ट्रस्टिंग द अदर पर्सन अफेक्ट कम्युनिकेशन, और ट्रस्ट इश्यू भी कारण बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, अगर हम सही महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपनी चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, आई डोंट वांट टू टॉक, और मेरी बात करने की मर्जी नहीं है किसी से, और जबरदस्ती बोला जाए तो वहां भी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता, तो वो भी अफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट भी बहुत अफेक्ट डालता है। आप कहाँ बैठ के कौन सी बात कर रहे हैं, बोलते हैं ना कि सही जगह बैठ के सही बात करनी चाहिए, तो देखो इन्वायरमेंट भी बहुत इफेक्ट डालता है। नॉइज और डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग मे मेक कम्युनिकेशन difficult. Example, talking to a friend in a function where there is a loud music being played by the orchestra. देखो अभी यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, पीछे से कोई अच्छा सा गाना बजा दूं तो आप गाना सुनने पे भी आपका एकदम माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। या आप कहीं जा रहे हैं या आप बहुत मन से पढ़ाई कर रहे हैं और आपको मम्मा या पापा बोल दे कुछ काम के लिए, तो क्या है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो नॉइस मैटर करती है। इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक टॉकिंग अ फ्रेंड, कि अपने फ्रेंड से बात कर रहा है एक फंक्शन में जहां पे बहुत लाउड म्यूजिक है, ऑर्केस्ट्रा पे बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लाउड म्यूजिक में आपको वॉइस क्लियर नहीं होगी, तो कम्युनिकेशन पे अफेक्ट डालेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट, पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो खुद के हो, खुद का आपसी झगड़ा है ना, आपकी हमारे कुछ पर्सनल इश्यूज है, तो देखिए पर्सनल फैक्टर्स including your own feelings, habits and ways of thinking, for example fear and low confidence may make। क्या है, आपका डर, आपका लो कॉन्फिडेंस, वो चीज भी कम्युनिकेशन पे अफेक्ट डालता है। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि अपना इंट्रोडक्शन आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, आइए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो बहुत से नहीं दे पाते हैं। ठीक है, क्या होगा, एक लाइन बस आप नाम बोल देंगे, मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, या मैं यहाँ से हूँ
और खत्म। क्यों? बस क्या आपके जानने के लिए आपके बारे में 3 ही लाइन है? नहीं, लेकिन वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा, आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या है, डर और लो कॉन्फिडेंस भी बहुत अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन पे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन। हम देखो उसका नाम ही 7 Cs क्यों है? क्यों है भाई इसका नाम 7 Cs? पता है क्यों? क्योंकि यहाँ 7 C से अलग अलग चीजों को डिस्क्राइब किया गया है जिससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनती है। ये टॉपिक आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लियर, सेकेंड हम पढ़ेंगे करेक्ट, थर्ड वन इज कंप्लीट, कंसाइज, कंक्रीट, कोरेंट एंड कॉर्टियस। 7 C हो गए, काउंट कर लिए, काउंट कर लेना, ठीक है, एक भी कम नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम इनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट C है, तो फर्स्ट सी में क्या है, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से, कि आपको मैसेज क्लियर होना चाहिए कि आप क्या डिक्टेट कर रहे हैं। बस एक लाइन में समझ जाओ, क्या कि आपको मैसेज क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या समझाना है, ठीक है। कंसाइज, क्या है कंसाइज, यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। सबसे क्या कि सिंपल वर्ड्स को यूज करना है और साथ में वही बोलना है जिसकी जरूरत है आपके टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट कंक्रीट, यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आपको एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करने हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स यानी कि जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, क्लियर है। नेक्स्ट इज करेक्ट, चलिए नेक्स्ट इज करेक्ट। तो करेक्ट में क्या है आपका, यूज करेक्ट स्पेलिंग, लैंग्वेज एंड ग्रामर। अगर आप रिटन फॉर्मेट में लिख रहे हैं देन यू शुड बी रिप्रेजेंट करेक्ट स्पेलिंग। अगर आप बोल रहे हैं तो आपको लैंग्वेज सही करनी है। ग्रामर, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आपको ग्रामर पोर्शन देखना है कि आप सही बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोहेरेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट? योर वर्ड शुड बी मेक सेंस एंड शुड बी रिलेट टू द मेन टॉपिक। आप जो वर्ड्स का यूज कर रहे हैं उनका सेंस होना चाहिए, ठीक है, और आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। क्या है कोहेरेंट का मीनिंग? कि आपके जो वर्ड्स हैं, जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उनका सेंस हो, सेकंड आपके टॉपिक से रिलेट हो। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट, योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन। आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपके मैसेज में क्या होना चाहिए, जो नीडेड इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉर्टियस, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ ह्यूमन, सबसे इंपॉर्टेंट। आप टीचर स्टूडेंट छोड़ के एज अ ह्यूमन, एज अ पीपल, सबसे जरूरी चीज कॉर्टियस। कॉर्टियस मीन्स हम्बलनेस। आप अपनी चीजों को नम्रता के साथ रिप्रेजेंट करें, एक पोलाइट वे में रिप्रेजेंट करें। ये नहीं कि आप ही देख लीजिए, अगर मैं आप ही को कोई टॉपिक ऐसे चिल्ला के फ्रस्ट्रेट होकर एक्सप्लेन करूंगी तो आप दोबारा इसको नहीं देखेंगे, ना ही समझेंगे। अपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करें, अपनी बातों को अच्छे से हम्बलनेस के साथ रिस्पेक्टफुली एक्सप्लेन करें। तो क्या है, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिसीवर है उसको भी रिस्पेक्ट चाहिए। आप अपने पॉइंट्स उसके सामने रख रहे हैं, आपको अपने पॉइंट्स को रिस्पेक्टफुली उसके सामने रखना है। क्योंकि आपने देखा है ना, ये बोला जाता है कि अगर आप इज्जत करेंगे तो आप इज्जत आपको मिलेगी। तो आप रिस्पेक्टफुली अपना मैसेज डिलीवर करेंगे तो रिस्पेक्टफुली आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए टॉपिक यहाँ पे डिटेल्स खत्म, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट, सेक्शन ए में यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। लास्ट वीडियो जो थी हमारी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, एक लाइन में कर लेते हैं इसका रिवीजन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, पास करता है एक पर्सन से अनदर पर्सन तक, ठीक है। फिर हमने एक मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था जिसमें 3 मेथड्स है, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। वर्बल के 2 मेथड थे, ओरल और रिटन। हमने इनके क्या पढ़े थे, मेरिट्स और डीमेरिट्स, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। और क्या पढ़ा था हमने वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा था। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होते हैं, जिसमें हम वर्ड्स का और रिटन लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमने रिटन कम्युनिकेशन पढ़ी थी। रिटन कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं एनी टाइप ऑफ मैसेज दैट मेक्स यूज ऑफ द रिटन वर्ड्स, जहां पे हम रिटन वर्ड्स का यूज करते हैं।
आगे देखते हैं हमने क्या पढ़ा था रिवीजन में। हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ राइटिंग कम्युनिकेशन की। पहले हम प्री राइटिंग करते हैं, फिर ड्राफ्टिंग यानी कि प्रारूप बनाते हैं उसका, फिर रिवाइज करते हैं कि उसमें कोई एडिटिंग तो नहीं है। इफ एनी केस कि उसमें एडिटिंग है तो उसको एडिट करके हम पब्लिश कर देते हैं, यानी कि रिसीवर को सेंड कर देते हैं। फिर हमने पढ़ा था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, गेस्चर, पोस्चर, ये सब चीजों को हम पढ़ते हैं। फिर लास्ट हमने पढ़ा था विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में हम विजुअल एलिमेंट्स का यूज करते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, विजुअल एलिमेंट्स जो आपके पोस्टर, साइंस, पिक्चर्स, वीडियोस, ठीक है, और ये नर्स, एम्प्लॉय, हैंड, ठीक है, ये सब चीजें हमारी चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड थी। इसमें थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन भी है इंग्लिश का, वो हम जैसे वर्ब, एडजेक्टिव, सेंटेंसेस, ठीक है, तो वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो भी हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो लाइक करना, एंड आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।